रिसेंटली उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ और उसमें पॉलिटी के अप्रॉक्सीमेटली 21 क्वेश्चंस पूछे गए। क्या थे वो क्वेश्चंस, क्या है उसका सोल्यूशन, और अपने यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम जो 28 मई को होने वाला है 2023, वहां के लिए क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्या ट्रेंड निकल के आता है, एक बार इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। अपना पहला क्वेश्चन है कि हमारे को 4 इंस्टेंसेस दिए हुए हैं और उन्होंने बोला है कि हमारे को इन्हें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहला वाक्य है अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड एंड एनैक्टेड, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। इन 4 इवेंट्स को हमारे को क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। अगर हम ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करते हैं तो ये 29 ऑफ अगस्त 1947 को क्रिएट करी गई थी और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है प्रियम्बल में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्ट एनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 डे ऑफ नवंबर 1949। तो अडॉप्ट एंड एनैक्ट कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। कमेंस कब होता है, मतलब कि हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग जो होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राफ्टिंग कमेटी और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दोनों में डेट्स का फर्क है। तो इसका आंसर होगा बी, कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती है 1946 में, उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट होती है 1947 29 अगस्त को, फिर उसके बाद सेकेंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट एंड एक्ट हुआ 26 नवंबर 1949 और अपना कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया जाता है लास्ट में 26 जनवरी 1950। यूपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि यहाँ पे एक पैरेलल क्वेश्चन ही निकलता है कि आपने देखा होगा कि कई बार पीवाईक्यूज में प्रीलिम्स के ऐसे सवाल पूछे गए हैं प्रियम्बल में से कि वी ऑन दिस एक्स डेट अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू अस दिस कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज दिस वैल्यू एक्स। या फिर रिसेंटली 2022 में एक सवाल पूछा गया कि भारत जो है वो 26 जनवरी 1949 को या 26 जनवरी 1950 को उसका स्टेटस क्या था, सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या फिर सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इस तरीके से प्रियम्बल से कई क्वेश्चंस पूछे गए। तो यहाँ पे एक प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट लग रहा है और एक क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन लग रहा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से अपना यूपीएससी के लिए बन सकता है, तो वो रिवीजन करना अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन एक रैंडम कमिटी बेस्ड क्वेश्चन था। यूपीएससी भी पिछले कुछ टाइम से अलग अलग रैंडम कमिटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है कि हर साल एटलीस्ट एक कमिटी तो आई जाती है। अभी रिसेंटली राजमन्नार कमेटी के बारे में सवाल पूछा गया था। तो ऐसे कमिटी बेस्ड क्वेश्चंस जो है रैंडमली पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन था कि अगर अशोक मेहता कमेटी 1977 की बात करते हैं तो उन्होंने इसमें से क्या रिकमेंडेशंस दिए थे। पहला कि हमारे यहाँ 3 टियर पंचायती राज सिस्टम जो उसको रिप्लेस कर देना चाहिए बाय 2 टियर पंचायती राज सिस्टम, और दूसरा कि अगर हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें ब्लॉक जो है वो लोगों के लिए पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर है बी, सिर्फ एक वाक्य सही है। अगर हम अशोक मेहता कमेटी की बात करते हैं तो उन्होंने बिल्कुल बोला था कि 3 टियर सिस्टम को आप 2 टियर सिस्टम में कन्वर्ट कर दो और आपका जो 3 टियर पंचायती राज सिस्टम है उसको 2 टियर में बनाओ। और जब आप इसे 2 टियर में बना दोगे तो जिला परिषद जो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो यहां का पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए, ना कि ब्लॉक। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, आंसर है बी, ओनली 1। अगेन प्रीलिम्स 2023 यूपीएससी का जो 28 मई को होने वाला है उसमें जाने से पहले आपको ये जो कमिटीज वगैरह होती हैं थोड़ी बहुत, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी और इस टाइप की अलग अलग कमिटीज हैं, इवन जो फंडामेंटल ड्यूटी सरदार स्वरण सिंह कमेटी और ये सारी जो कमिटीज हैं फेडरलिज्म से रिलेटेड, पंचायती राज से रिलेटेड और अपना फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड, ये कमिटीज एक बार रिवाइज करेंगे क्योंकि यूपीएससी में अगेन हर साल एटलीस्ट एक कमेटी का क्वेश्चन आजकल बन रहा है एज पर द रीसेंट ट्रेंड। ये क्वेश्चन काफी ईजी था। यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बाकी जो स्टेट एग्जाम्स हैं उन्होंने एक ट्रेंड अडॉप्ट करा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में एटलीस्ट एक सवाल हर साल पूछते ही पूछते हैं। यूपीएससी के अगर हम पिछले साल के ट्रेंड को देखें तो उसमें कभी फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर आएगा, कभी जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स पे आएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है यूजुअली। यूपीपीसीएस में सवाल था कि पंचायत लेवल पे जितने भी चुनाव कंडक्ट करवाए जाते हैं वो कौन कंडक्ट करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? नहीं। अगर हम आर्टिकल 324 की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह ड्यूटी दी गई है कि वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव कंडक्ट करवाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लोकल लेवल की बॉडीज, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी की कोई ड्यूटी नहीं दी गई है। पंचायती राज कमीशन कोई ऐसी बॉडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट ही नहीं करती। स्टेट लेजिस्लेचर की ऐसी कोई ड्यूटी नहीं है, आंसर है स्टेट इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 243 के हमारा जो भारतीय संविधान का उसमें लिखा हुआ है कि जो स्टेट लेवल के जो लोकल लेवल के चुनाव होंगे पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के, वो कंडक्ट करवाए जाएंगे बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन और उसमें एक स्टेट इलेक्शन के कमिश्नर होंगे हु वुड बी अपॉइंटेड। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन आपको पैरेलल क्वेश्चन प्रीलिम्स में देखने को मिल सकता है स्टेट फाइनेंस कमीशन के ऊपर या फिर अपना इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उस तरीके से। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल नंबर बेस्ड।
अगर आप पिछले 5 साल का प्रीलिम्स का ट्रेंड देखो यूपीएससी का, हर साल आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पे वर्बेटिम आर्टिकल नंबर के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं। अगर आपको आर्टिकल नंबर याद है तो आप वो क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, एलिमिनेट करके भी या डायरेक्टली भी। लेकिन अगर आपको आर्टिकल नंबर याद नहीं है तो आप उन क्वेश्चंस को टच भी नहीं कर सकते। रिसेंटली हर स्टेट एग्जाम में और यूपीएससी में ये ट्रेंड अडॉप्ट किया जा रहा है कि आर्टिकल नंबर काफी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। और आप देखिए आपके सामने अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है प्रीलिम्स का, वहां पे भी आर्टिकल नंबर बेस्ड क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कि लिस्ट 1 में हमने आर्टिकल नंबर दिए और लिस्ट 2 में बॉडीज दी हुई हैं, इनको मैच करिए और बताइए कौन सा पेयर सही है। आर्टिकल 324 अभी मैंने आपको जस्ट बताया क्वेश्चन नंबर 3 में कि ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, तो जो 4th वाला पिलर है वो ए वाले पिलर से मैच होना चाहिए। 4A, यहां पे 4A है, यहां पे 4A नहीं है, यहां पे 4A नहीं है, यहां पे 4A नहीं है। एक ही ऑप्शन से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। आप देखिए मैंने ऑप्शंस को किस तरीके से एलिमिनेट करा कि मैंने सारे ऑप्शंस देखे नहीं, मेरे को पता है कि आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ है, तो जो 4th है वो ए से जुड़ना चाहिए और वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो मैंने सिर्फ एक पेयर के बेसिस पे ही पूरे आंसर को सॉल्व कर दिया। आप जब प्रीलिम्स में एग्जाम हॉल में जाएंगे 28 मई को, आपको भी इस तरीके से एलिमिनेट करने की, आपने एक पेयर अगर मैच करवा दिया तो बचे हुए पेयर्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। आर्टिकल 315 हमारे को पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में दिया हुआ है और उसके बाद यूपीएससी, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी आते हैं। 280 फाइनेंस कमीशन के बारे में दिया हुआ है, यूनियन फाइनेंस कमीशन जो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देता है सेंटर और स्टेट के बीच में पैसे डिवाइड करने के लिए। आर्टिकल 338 बात करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की, 338A बात करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स की और 338B बात करता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की। याद रहे नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एंड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ये हमारे संविधान में नहीं दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट, आर्टिकल 98 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। अगेन आप देखिए कि अगर आपने आर्टिकल ठीक से पढ़ा हुआ है तो एक क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कॉमन पोस्ट में बी क्रिएटेड फॉर सेक्रेटेरिएट ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कि लोकसभा राज्यसभा के लिए सेक्रेटेरिएट में कॉमन पोस्ट क्रिएट करे जा सकते हैं, कभी ज्वाइंट सिटिंग है या फिर इधर से उधर रूल्स वगैरह बिल्स वगैरह ट्रांसफर करने हैं। तो हाँ ये स्टेटमेंट सही है। अगर हम आर्टिकल 98 की बात करते हैं, ध्यान से इसे देखें, तो पहला स्टेटमेंट सही है कि लोकसभा राज्यसभा के लिए आप कॉमन ऑफिस क्रिएट कर सकते हो इनके सेक्रेटेरिएट में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड, पार्लियामेंट हैज द राइट टू रेगुलेट द सर्विस एंड कंडीशंस ऑफ सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ आइदर हाउस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर आप 98 के अंदर देखें तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट अलग बना हुआ है जहां पे लोकसभा सेक्रेटरी जनरल हेड करते हैं उसे, राज्यसभा में राज्यसभा सेक्रेटेरिएट अलग बना हुआ है जिसे राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल हेड करते हैं। और फिर दोनों के जो है स्मूथ ऑपरेशन के लिए कॉमन पोस्ट भी क्रिएट किए जा सकते हैं। ये सारा काम आर्टिकल 98 के अंदर होता है। इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि सेक्रेटेरिएट का जो स्टाफ होगा उनकी सैलरी, अलाउंसेस, इमोल्यूमेंट्स, पेंशन, जो भी उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस हैं वो सब पार्लियामेंट डिसाइड करेगा बाय लॉ। पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से कानून पास करके इनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस डिसाइड करेगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आंसर हो गया डी, बोथ 1 एंड 2। अगेन आप देखिए कि आर्टिकल नंबर बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर आपने आर्टिकल ठीक से पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन एक केक वॉक क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये आप ध्यान से देखो तो आर्टिकल 98 से वर्बेटिम स्टेटमेंट्स कॉपी पेस्ट किए गए हैं। अगला सवाल है प्रेसिडेंट को लेके। मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि जब भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तो उस साल स्टेट लेवल और यूपीएससी लेवल पे कई सारे क्वेश्चंस जो है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को लेकर रिपीट होते हैं। अगर हम यूपीएससी 2018 का पेपर देखते हैं, हमारे को पता है 2017 में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था और वो उस साल के करंट अफेयर्स में था। इसलिए 2018 के यूपीएससी के प्रीलिम्स में हमारे को कई सारे क्वेश्चन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पे देखने को मिलते हैं। लाइकवाइज अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में कि कई सारे क्वेश्चन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बनाए गए हैं, क्योंकि 2022 में दोनों का चुनाव होता है और दोनों ही करंट अफेयर्स में रहे हैं। असर्शन है कि प्रेसिडेंट कैन रिकमेंड टू द पार्लियामेंट टू चेंज बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट आफ्टर सीकिंग द व्यू ऑफ द कंसर्न लेजिस्लेचर। मतलब कि अगर किसी का नाम बदलना है, एरिया बदलना है, बाउंड्री बदलनी है, तो प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट को बिल रिकमेंड करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बारी जो भी कंसर्न स्टेट है उसके विधानसभा विधान परिषद की बात सुन लेते हैं, लेकिन एक स्पेसिफाइड पीरियड में, कि विधानसभा विधान परिषद को एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट दे दी जाएगी कि सर देखिए इतने टाइम के अंदर आपको अपना रिकमेंडेशन हमारे को देना है। यह है असर्शन यहाँ पे। रीजन, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब कि विधानसभा विधान परिषद जो भी रिकमेंडेशन भेज रहे हैं वो राष्ट्रपति के लिए एक्सेप्ट करना कंपलसरी नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, अगर हम आर्टिकल 3 की बात करते हैं तो आर्टिकल 3 में प्रोसीजर ये दिया हुआ है कि जब भी हमारे को किसी स्टेट का यूनियन टेरिटरी का नाम चेंज करना है, उन्हें मर्ज करना है, डिवाइड करना है, बाउंड्री चेंज करनी है, एरिया चेंज करना है, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट जो है उस स्टेट के विधानसभा विधान परिषद को बिल भेजते हैं उनके रिकमेंडेशंस के लिए, और ये बोलते हैं कि आप इस स्पेसिफिक टाइम लिमिट के अंदर हमारे को अपने रिकमेंडेशंस दे दीजिएगा। स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट को अपने रिकमेंडेशंस भेजता है, लेकिन
प्रेसिडेंट के लिए कंपलसरी नहीं है, इट इज नॉट कंपलसरी मैंडेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर की बात को आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहते तो प्रेसिडेंट की मर्जी है। उसके बाद यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड और एडवाइस पर राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 3 के प्रोविजंस के अंडर इस बिल को पार्लियामेंट में टेबल करते हैं, और वो किसी भी हाउस में टेबल कर सकते हैं, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। दोनों ही हाउसेस में हमारे को बिल जो है सिंपल मेजोरिटी से पास करवाना होता है, और हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव होता है नाम, एरिया, बाउंड्री चेंज करने का, मर्ज करने का, डिवाइड करने का, वो पूरा हो जाता है। तो ऐसे में असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा कि रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। इन्होंने आर्टिकल 3 के स्टेटमेंट यहां पे दे तो दिए हैं, लेकिन जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है असर्शन को। आंसर होगा ए कि दोनों ही सही है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट रीजन नहीं है असर्शन का। फैक्चुअली दोनों स्टेटमेंट सही है। यूपीएससी में बहुत टाइम से असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन बना नहीं है। हो सकता है कि यूपी पीसीएस को देखे यूपीएससी को भी लगे कि ये वाला ट्रेंड तो हम भूल ही गए थे और हमारे को भी इस तरीके का सवाल आना चाहिए। अदरवाइज आपको पता है कि आर्टिकल 3 कभी कभी न्यूज में रहता है। जम्मू कश्मीर को हमने क्रिएट करा, यूनियन टेरिटरी लद्दाख में डिवाइड करा, यूनियन टेरिटरी आर्टिकल 3 में हुआ है सारा काम। उड़ीसा का नाम उड़ीसा में चेंज करा, दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव को मर्ज करा, ये सारा काम आर्टिकल 3 के अंदर हुआ है। तो हो सकता है कि आर्टिकल 3 के ऊपर एक यूपीएससी क्वेश्चन बना दे, क्योंकि ये सारे के सारे करंट अफेयर्स न्यूज में रहे हैं। क्वेश्चन 7 है आर्टिकल 20 के ऊपर। रिसेंटली दिल्ली के एक बड़े मिनिस्टर जो हैं उनका एक सेल्फ इंक्रिमिनेशन का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने आर्टिकल 32 के अंदर रिट जुरिसडिक्शन डाला था, और उसी वजह से आर्टिकल 20 बहुत ज्यादा न्यूज में था। इस वजह से, क्योंकि वो करंट अफेयर्स में रहा है बहुत ज्यादा, ये क्वेश्चन हमारा बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे एक बात ध्यान रहे, सोल्यूशन पे तो मैं आ ही रहा हूं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एस्पिरेंट प्रेशर में जब एग्जाम हॉल में बैठा होता है तो सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि वो ये नॉट, इनकरेक्ट, नॉट ट्रू, नॉट राइट, रॉन्ग, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ना भूल जाता है। अभी एस्पिरेंट जल्दबाजी में क्या करेगा, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 20, हाँ डबल जीओ पार्ट होता है, ओएमआर में ए टिक कर देगा। अरे आप क्वेश्चन पढ़िए, वो कह रहा है नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 20, मतलब कि आपको गलत वाक्य यहां पे ढूंढना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जब भी आप एग्जाम हॉल में, नो मैटर कितना ही प्रेशर हो, क्वेश्चन को 2 बार ही ध्यान से पढ़ लीजिए कि इनकरेक्ट, नॉट ट्रू, नॉट करेक्ट, कोई ऐसा वर्ड छूट तो नहीं गया। उसके बाद आप ओएमआर पे गोला लगाइए, ठीक है। आर्टिकल 20 में इसमें से कौन सा हिस्सा नहीं होता? हमारे को ये पता है कि आर्टिकल 20 में हमारे को 3 तरीके के फंडामेंटल राइट्स दिए हैं क्रिमिनल केसेस में। कौन से? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, नो डबल जीओ पार्डाई, और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब कि अगर जिस तारीख को क्राइम हुआ है उस तारीख पर जो कानून एप्लीकेबल था उसी के तहत सजा मिलेगी, कोई नए कानून के तहत सजा नहीं मिलेगी। नो डबल जीओ पार्डाई, एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, 2 बार सजा नहीं मिलेगी। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ सबूत देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। हाँ, इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर आप कोई सबूत निकाल रहे हो घर से, ऑफिस से, या फिर अगर आपको डीएनए सैंपल चाहिए, बालों का सैंपल चाहिए, वॉइस सैंपल चाहिए, थंब प्रिंट चाहिए, हैंडराइटिंग चाहिए, ये सब अलाउड है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है। ये सब सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अंडर काउंट नहीं होता। तो वो कह रहा है आर्टिकल 20 का हिस्सा क्या नहीं है? डबल जीओ पार्डाई है, मैंने अभी बताया। सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है वो भी, उसके अगेंस्ट हमारे को प्रोटेक्शन दिया हुआ है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, हाँ ये भी दिया हुआ है। प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर, ऐसा हमारे को कुछ नहीं दिया हुआ। ये बेसिकली प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर जो है कि पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में हमारे साथ मार पिटाई नहीं होनी चाहिए, ये आर्टिकल 21 राइट टू डिग्निफाइड लाइफ के अंडर एक डेराइव्ड राइट है, आर्टिकल 20 के अंदर ही नहीं दिया हुआ। तो आंसर हो गया अपना सी। क्वेश्चन 8 अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है। अगर आपने आर्टिकल 76 को ध्यान से पढ़ा है तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं आर्टिकल 76 से कॉपी पेस्ट करे गए हैं। मतलब यूपीपीएससी पेपर सेट करने वालों ने कोई मेहनत नहीं करी इस चीज में, सिर्फ आर्टिकल को कॉपी करा, पेस्ट कर दिया, 2 स्टेटमेंट बना दिए। आप इसे मैच कर सकते हैं, वर्बेटिम एक एक वर्ड सेम मिलेगा आपको। विद रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वो कह रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट है। अभी सही स्टेटमेंट पूछ रहा है, पीछे गलत स्टेटमेंट पूछ रहा था, तो इस बात का ध्यान रहे। A person who is appointed as Attorney General is to be qualified as to be appointed as a judge of a Supreme Court। हाँ, ये स्टेटमेंट तो सर सही लग रहा है कि अटॉर्नी जनरल को जब भी आप अपॉइंट करते हो वो सिर्फ उन्हीं व्यक्ति को कर सकते हो जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल है। ऐसा तो आर्टिकल 76 में साफ लिखा हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। अटॉर्नी जनरल कैन बी रिमूव थ्रू द सेम प्रोसेस एज सुप्रीम कोर्ट जज, बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का प्रोसेस तो पार्लियामेंट से पास होता है आर्टिकल 124 के अंदर, लेकिन अटॉर्नी जनरल तो ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राष्ट्रपति को ऐसी एड और एडवाइस दे रहे हैं कि साहब ये आप अटॉर्नी जनरल को हटा दीजिए, तो राष्ट्रपति उन्हें हटा देंगे। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जज वाली एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल प्रोसेस और अटॉर्नी जनरल का प्रोसेस बिल्कुल अलग है। क्वेश्चन 9 अगेन शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन है। मैं आपको बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं, यूपीएससी में ट्रेंड चल रहा है कि आर्टिकल नंबर, शेड्यूल नंबर, पार्ट नंबर के ऊपर क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। हर साल यूपीएससी शेड्यूल्स के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन पूछता है।
वही सेम ट्रेंड यूपी पीसीएस ने फॉलो करा और हमारे को शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली, अगेन वही ट्रेंड कि बीच में कोई वर्ड डाल देंगे, नॉट ट्रू, नॉट करेक्ट या फिर फॉल्स। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, यही हमारे को यहां से समझ आता है। ठीक है, क्या रहा है, नॉट करेक्ट। 9 शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ये तो मेरे को देखते समझ आ रहा है गलत है, क्योंकि 9 शेड्यूल में आर्टिकल 31B के अंदर हमारे को दिया हुआ है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन लॉज, कि अगर 9 शेड्यूल के अंदर किसी कानून को डाल दिया तो उससे कुछ इम्यूनिटी मिलती है। लेकिन आयर कोलियो केस 2007 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि ऐसी कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। लेकिन 9 शेड्यूल जो है वो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा की बात नहीं करता, ये बात करता है शेड्यूल 4, जहां पे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कितनी राज्यसभा सीट्स होंगी वो हमारे को शेड्यूल 4 में दिया हुआ है। तो आंसर हो गया ए। फिर भी एक बार बाकी के 3 ऑप्शन देख लेते हैं रिवीजन के लिए। थर्ड शेड्यूल ओथ्स एंड एफर्मेशन, हाँ मिनिस्टर्स की, सीएजी की, सुप्रीम कोर्ट जजेस की, सबकी ओथ यहाँ पे दी हुई है। 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस, 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे 8 शेड्यूल में, हमारे को पता है। 10 शेड्यूल एंटी डिफेक्शन, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, करेक्ट। बाकी तीनों सही हैं, सिर्फ ए वाला गलत है। आंसर हो गया ए। आर्टिकल नंबर, शेड्यूल नंबर, पार्ट नंबर याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या Supreme Court has the power to issue habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari for enforcement of fundamental right। ये स्टेटमेंट तो 100% करेक्ट है कि आर्टिकल 32 के अंदर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल बोला था, सुप्रीम कोर्ट के पास ये रिट इशू करने की पावर है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट में बाय लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन द पावर गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर हम आर्टिकल 32 ध्यान से पढ़ें तो वहां पे दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के पास रिट ज्यूरिसडिक्शन है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन पार्लियामेंट अगर चाहे तो कानून पास करके किसी लोकल लेवल के कोर्ट को, तहसील लेवल के कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट को सेम रिट इशू करने की पावर दे सकता है फॉर फंडामेंटल राइट्स वायलेशन। अभी तक ऐसा कुछ दिया नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 में ऐसा प्रोविजन दिया हुआ है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आंसर हो गया डी, बोथ 1 एंड 2। तो आज की तारीख में फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का मैकेनिज्म है कि आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके के रिट्स इशू कर सकता है और आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट भी सिमिलर प्रकार के रिट्स इशू कर सकता है। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो आर्टिकल 32 के अंदर किसी और लोकल लेवल के कोर्ट, ट्रिब्यूनल वगैरह को भी यह पावर दे सकता है। क्वेश्चन 11, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन था। यूपीएससी ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा तो नहीं पूछता, ये स्पेसिफिक नंबर बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत ज्यादा नहीं आते, लेकिन हाँ यूपीएससी ये इस टाइप के सवाल पूछता है कि बताइए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, किसके पास सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट्स हैं। इस तरीके से यूपीएससी सवाल पहले पूछ चुका है, तो इस वजह से मैंने सवाल यहाँ पे इंक्लूड करा है जो अपना यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में आया था। उत्तर प्रदेश 31 सीट्स इन राज्यसभा, बिल्कुल सही। और आपको पता है राज्यसभा की सीट जो है शेड्यूल 4 में दी हुई है, तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का भी शेड्यूल 4 खोल के देखोगे तो आपको दिखेगा कि वहां पे राज्यसभा के पास 31 सीट्स हैं। उत्तर प्रदेश के पास लोकसभा में 80 सीटें हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि इनके पास जो है 80 सीटें हैं लोकसभा में, लेकिन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन। ये जो नंबर ऑफ सीट्स है डिसाइड किया जाता है बाय डीलिमिटेशन कमीशन। डीलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करेगा कि उत्तर प्रदेश के पास कितनी सीटें होंगी लोकसभा में और उनमें शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड होंगी। तो आंसर हो गया डी, बोथ 1 एंड 2, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन 12 बहुत ही वर्बेटिम क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन बेस्ड अपॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स। यूपीएससी ऐसे 2-3 सवाल हर बार पूछता है क्योंकि उसे पेपर में एक बैलेंस बनाना होता है। यूपीएससी के सारे सवाल मुश्किल नहीं आते, कुछ इस टाइप के आसान सवाल भी आते हैं। तो देखते हैं यूपी पीसीएस ने क्या सवाल पूछा कि अगर सुप्रीम कोर्ट जज को अपना इस्तीफा देना तो किसे देते हैं। ये तो केक वॉक क्वेश्चन है। आर्टिकल 124 में हमारे को पता है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनकी ओथ कौन एडमिनिस्टर करवाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम इन दैट बिहाफ, राइट। तो साथ में ही वहां पे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, अगर वो अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। आंसर हो गया ए कि सुप्रीम कोर्ट के जज अपना इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति को देते हैं, चीफ जस्टिस को नहीं, प्राइम मिनिस्टर को नहीं, सीनियर मोस्ट जज को नहीं। आंसर हो गया ए। सिमिलरली आर्टिकल 217 में दिया हुआ है कि हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो भी अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट को देते हैं। ये बात याद रहे, कई बार एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाई कोर्ट तो स्टेट लेवल पे है, तो इसका मतलब हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो गवर्नर को अपना इस्तीफा देते होंगे। सर बिल्कुल गलत बात है। हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो भी राष्ट्रपति को ही अपना इस्तीफा देते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति ही हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं। नेक्स्ट, फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन है। रिसेंटली आपको पता है कि फाइनेंस कमीशन ने कुछ टाइम पहले अपने रिकमेंडेशन सबमिट करे थे केंद्र की प्रेसिडेंट को और केंद्र की सरकार को, तो ऐसे में फाइनेंस कमीशन काफी ज्यादा न्यूज में रहा है और यूपीएससी ने भी फाइनेंस कमीशन के ऊपर 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं पिछले 5-6 साल में। तो अपने को ये देखना एक बारी, क्योंकि ट्रेंड में रही है कमीशन। कह रहा है कि फाइनेंस कमीशन के रिगार्ड में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो मैंने वर्ड को ध्यान से पढ़ा, वो करेक्ट पूछ रहा है, नॉट करेक्ट नहीं पूछ रहा, करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है,
फाइनेंस कमीशन हैज अ चेयरमैन एंड 6 मेंबर्स, बिल्कुल गलत है। अगर मैंने आर्टिकल 280 ध्यान से पढ़ा हुआ है तो मेरे को पता है कि फाइनेंस कमीशन में टोटल 5 लोग होते हैं, मतलब कि एक होते हैं चेयरपर्सन और 4 होते हैं मेंबर्स। पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट, इट सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू नीति आयोग, बिल्कुल गलत। अभी मैंने आपको बताया फाइनेंस कमीशन जो है राष्ट्रपति को अपने रिकमेंडेशंस, अपनी रिपोर्ट देता है और राष्ट्रपति की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होती है कि वो रिपोर्ट को पार्लियामेंट के दोनों घरों के आगे पेश करेंगे। तो ऐसे में ये नीति आयोग का यहां पे कोई रोल नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। आंसर है बी, नाइदर वन नॉट टू, क्योंकि वो पूछ रहा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, दोनों ही गलत है, तो नाइदर वन नॉट टू। अगला सवाल विधान परिषद को लेके, आप ये देखिए कि यहां पे किस तरीके से एक बैलेंस बनाया गया है। यहां पे एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेजिस्लेचर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जुडिशरी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगेन जैसे यूपीपीसीएस ने यहां पे बैलेंस बनाया वैसे ही यूपीएससी भी बैलेंस बनाता है। बस फर्क इतना है कि यूपीपीसीएस में स्टेटमेंट थोड़े आसान बनते हैं, यूपीएससी में हल्का सा थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है। विधान परिषद को लेकर क्या सवाल है देखते हैं। इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल देयर मे नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ विधानसभा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। विधान परिषद में कम से कम 40 मेंबर होने चाहिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? आर्टिकल 171 में विधान परिषद की मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट दी हुई है और वहां पे दिया हुआ है कि कम से कम विधान परिषद में 40 मेंबर तो होने ही चाहिए और विधान परिषद में जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं दे विल बी 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ विधानसभा। तो 40 एंड 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ विधानसभा। अच्छा, यहां पे एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो फाइनेंस कमीशन की हमने बात करी, यहां पे यूपीएससी में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था कि फाइनेंस कमीशन का एग्जैक्टली काम क्या होता है। उसमें दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था कि फाइनेंस कमीशन का काम होता है सेंटर और स्टेट के बीच में पैसे को डिवाइड करना, और दूसरा ऑप्शन था फाइनेंस कमीशन का काम होता है प्रेसिडेंट को एडवाइस करना फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर। देखिए, फाइनेंस कमीशन जो होती है, चाहे वो स्टेट लेवल की हो चाहे वो यूनियन लेवल की हो, ये एक एडवाइजरी रिकमेंडेटरी बॉडी होती है। फाइनेंस कमीशन का काम होता है रिकमेंडेशंस देना, फाइनेंस कमीशन का काम होता है एडवाइस देना। फाइनेंस कमीशन कभी भी पैसा डिवाइड नहीं करती, फाइनेंस कमीशन हमेशा रिकमेंडेशन देती है। यूनियन लेवल पे जो फाइनेंस कमीशन होती है वो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देती है कि किस तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच में पैसा डिवाइड होना चाहिए, स्टेट्स को किस तरीके से फिस्कल डेफिसिट कम करना चाहिए, सेंटर को किस तरीके से चंदा देना चाहिए, ग्रांट्स इन एड स्टेट को, या फिर पंचायत म्युनिसिपैलिटी को अपने फाइनेंसेस किस तरीके से मैनेज करने चाहिए। अब ये प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो ये एडवाइसेस मानते हैं नहीं मानते। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे कि कौन सा रिकमेंडेशन मानना और कौन सा नहीं मानना। आर्टिकल 281 281 के अंदर हमारे को एक बात और बोली गई है, और वो ये कि जब भी फाइनेंस कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, प्रेसिडेंट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के दोनों घरों के आगे पेश करें, लोकसभा और राज्यसभा के आगे। साथ में एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम भी देना होता है जहां पे बोले आता है कि कौन सा रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करा तो उसमें काम कैसे होगा, और अगर कोई रिकमेंडेशन को हमने रिजेक्ट कर दिया तो उसे रिजेक्ट क्यों किया गया है। सिमिलरली स्टेट लेवल पे स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है जिसका काम होता है पंचायत म्युनिसिपैलिटी और स्टेट के बीच में पैसे को डिवाइड करना, और वो अपनी रिपोर्ट गवर्नर को देता है और फिर गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होती है कि वो स्टेट में एक या दोनों घरों के आगे रिपोर्ट को टेबल करेंगे अलॉन्ग विद एन एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम। तो हमेशा ध्यान रहे फाइनेंस कमीशन आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है और ये एक एडवाइजरी बॉडी होती है। हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है और इसके पास अपने खुद के प्रोसीजर सेट करने की पावर भी होती है, लेकिन अल्टीमेटली है ये एक एडवाइजरी बॉडी ही। इनके जो रिकमेंडेशंस होते हैं बाइंडिंग नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ अगर मैंने डीलिमिटेशन कमीशन से कंपेयर करता हूं, डीलिमिटेशन कमीशन पार्लियामेंट के कानून द्वारा बनाई जाती है स्टेट्स के परिसीमन के लिए, तो ऐसे में डीलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट होती है वो बाइंडिंग होती है पार्लियामेंट और सरकार के ऊपर, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो आपको कंपैरिजन बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है फाइनेंस कमीशन और डीलिमिटेशन कमीशन के बीच में। अगला क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू वाइस प्रेसिडेंट। मैंने आपको बताया कि इलेक्शन ईयर है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ है अभी पिछले साल, तो उनके ऊपर क्वेश्चन तो आने ही थे। वो ये कह रहा है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रद्द कर दे तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। रद्द होने से पहले वाइस प्रेसिडेंट ने जितना भी काम करा है वो सारा काम वैलिड माना जाएगा, मतलब कि जिस तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव रद्द करा और ये बोला कि इलेक्शन जो है फ्रॉड से हुआ है, गलत है और वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस से हटाओ, उस तारीख से पहले वाइस प्रेसिडेंट ने जितना भी काम करा वो वैलिड माना जाएगा। ये स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 71 में साफ लिखा हुआ है कि जिस तारीख को और उस तारीख से पहले, जिस तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन रद्द करा और उस तारीख से पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जितना भी काम करा वो सारा का सारा वैलिड माना जाएगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने जितने भी पुराने ऑर्डर वगैरह पास करने, जितना भी पुराना काम करा उन सबको इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा, नहीं। एक्ट्स डन बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑन द डे ऑफ डिक्लेरेशन आर नॉट वैलिड, गलत। मैंने अभी आपको बताया जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया उस दिन भी वाइस प्रेसिडेंट ने जो काम किए हैं
उनको वैलिड माना जाएगा, क्योंकि ऐसा आर्टिकल 71 में लिखा है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देना ऑन दैट डे एंड बिफोर दैट, उससे पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी निर्णय लिए सबको वैलिड माना जाएगा। आंसर हो गया बी, ओनली वन एज पर आर्टिकल 71। अगला क्वेश्चन है अगेन पार्ट्स बेस्ड क्वेश्चन। मैंने क्या बताया कि आर्टिकल, शेड्यूल और पार्ट्स, इनके ऊपर क्वेश्चन आजकल काफी ज्यादा आ रहा है हर एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अगेन दूसरा ट्रेंड, नॉट वर्ड यहां पे इंसर्ट कर दिया, कह रहा है कि कौन सा पेयर गलत मैच्ड है। ट्रिब्यूनल्स पार्ट 11 गलत, ये साफ देखने में गलत पता चल रहा है, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स हमारे को पार्ट 14A में दिए हुए हैं, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इंसर्ट किया गया था, आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B। यहां पे ट्रिब्यूनल्स हमारे को दिए हुए हैं। यूनियन टेरिटरीज पार्ट 8 करेक्ट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज पार्ट 10 बिल्कुल सही है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस पार्ट 17 बिल्कुल सही है, 343 आर्टिकल से शुरू होता है, बिल्कुल सही हमारे को ये दिया हुआ है। 3 पेयर सही मैच्ड है, गलत है सिर्फ ट्रिब्यूनल्स वाला। फैक्चुअल क्वेश्चन है और ऐसे यूपीएससी में भी कई सवाल आते हैं। असर्शन रीजन, अगेन प्रेसिडेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पे, ध्यान से देखिए क्यों, क्योंकि 2022 इलेक्शन ईयर था, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का ट्रेंड सीधा सीधा सामने है हमारे। असर्शन क्या है, प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। हमारे को पता है आर्टिकल 79 सीधा बोलता है कि पार्लियामेंट विल कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 79 के हिसाब से स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, फैक्चुअली सही है। रीजन, अ बिल पास्ड बाय 2 हाउसेस कैन नॉट बिकम अ लॉ विदाउट द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही बात है, तभी प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट का पार्ट है कि पहले लोकसभा से बिल पास कराओ, राज्यसभा से, मतलब दोनों हाउसेस से पास करवाओ, फिर प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए जाएगा बिल, और उसके बाद ही बिल जो है एक्ट बनेगा। रीजन भी सही है, और रीजन जो है असर्शन को एकदम एक्सप्लेन कर रहा है कि तभी तो प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का हिस्सा बोले आता है। क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट के तीनों पिलर से बिल पास होना चाहिए, दोनों हाउसेस से और प्रेसिडेंट से। तो रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन करता है। आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू ग्राम सभा। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। आप देखो सेम ट्रेंड बार बार हमारे को देखने को मिल रहा है, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट ट्रू। यहां पे भी ये पूछ रहा है कि ग्राम सभा के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। इट हैज द पावर्स एंड फंक्शंस एट द विलेज लेवल लाइक स्टेट हैज द स्टेट लेजिस्लेचर हैज एट द स्टेट लेवल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि ग्राम सभा जो है वो विलेज लेवल पे ही ऑपरेट करता है, बिल्कुल सही है। इट हैज पावर्स दैट आर डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। आर्टिकल 243A कैपिटल ए बोलता है कि जो ग्राम सभा के पावर्स और फंक्शंस होते हैं उनको कौन डिसाइड करता है, स्टेट लेजिस्लेचर बाय लॉ। सेंट्रल गवर्नमेंट ग्राम सभा के पावर्स और फंक्शंस को डिसाइड नहीं करती। इट इज एन असेंबली ऑफ विलेजर्स ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड वोटर्स इन द पंचायत एरिया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ग्राम सभा का मतलब होता है असेंबली ऑफ पीपल, ऐसे लोग जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उस एरिया के, वो मिलकर एक बॉडी बनाते हैं जिसको कहते हैं ग्राम सभा। और आर्टिकल 243 के तहत स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है उसके फंक्शंस को डिटरमाइन करने की। अगेन आर्टिकल 243 ठीक से पढ़ा है तो एक क्वेश्चन अगेन केक वॉक है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर बेस्ड एक और क्वेश्चन, आप देखिए आर्टिकल नंबर, पार्ट नंबर, शेड्यूल नंबर, कितना इंपॉर्टेंट है ये। क्या बोल रहा है कि ज्वाइंट सिटिंग को लेकर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आर्टिकल 109 empowers the parliament to have joint sitting in both the cases, गलत। हमारे को पता है आर्टिकल 109 में प्रोसीजर ऑफ मनी बिल दिया हुआ है, ज्वाइंट सिटिंग का क्लॉज हमारे को आर्टिकल 108 में दिया हुआ है, 109 में नहीं दिया हुआ, पहला स्टेटमेंट गलत है। स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। अगर हम रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं आर्टिकल 118 के अंदर, आर्टिकल 118 में साफ लिखा हुआ है कि जब भी लोकसभा राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग होगी उसमें स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे। तो आंसर हो गया सी, ओनली 2, क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है, आर्टिकल 109 नहीं 108 है। आप देखिए कितना हल्का सा नंबर चेंज करके एस्पिरेंट को कंफ्यूज करने की कोशिश यहां पे की जा रही है। अगला डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी बेस्ड क्वेश्चन। डीपीएसपी एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर यूपीएससी ने पिछले 5 साल में बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। कई बार ऐसा भी हुआ कि एक ही पेपर में 3-3 क्वेश्चन डीपीएसपी के ऊपर पूछे गए हैं। तो उस हिसाब से डीपीएसपी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी 28 मई 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी चीज है जो डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों में मेंशन्ड है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, नहीं, ये सिर्फ डीपीएसपी में, ऐसी कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं दी हुई। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सिर्फ डीपीएसपी आर्टिकल 44 में, फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। गार्जियंस टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन, फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन, देखिए आर्टिकल 45 में जो राइट टू एजुकेशन की बात करी गई है वो बात करी गई है स्टेट द्वारा कि स्टेट जो है 0 से 6 साल तक के बच्चों को एजुकेशन और अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करेगा। वेराज अगर हम आर्टिकल 51A की बात करते हैं वहां पे बोला गया कि माता पिता जो है या गार्जियन जो है वो अपने बच्चे को 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो सी ऑप्शन गलत है, आंसर है डी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। आर्टिकल 48A के अंदर डीपीएसपी में और 51A क्लॉज जी यहां पे हमारे को दिया हुआ है कि प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट होगा। तो ये पर्यावरण को बचाने की जो फंडामेंटल ड्यूटी है हमारे को दोनों जगह दी हुई है, फंडामेंटल ड्यूटी में भी और डीपीएसपी में भी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशियली परमिटेड द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर पीरियड ऑफ, इनिशियली अगर हम बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज कभी भी परमानेंट लैंग्वेज नहीं थी हमारे ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। वो ये पूछ रहा है कि इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्या लिखा हुआ है कि कितने टाइम के लिए इंग्लिश भाषा को परमिट किया गया था, 20 नहीं, 10 नहीं, 5 नहीं, 15 यस। आर्टिकल 343 में साफ लिखा हुआ है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो जाएगा तब से लेके 15 साल तक इंग्लिश भाषा का प्रयोग होगा। उसके आगे अगर इंग्लिश भाषा का प्रयोग बढ़ाना है तो संसद भवन कानून पास करेगा, और तभी 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 पास किया गया पार्लियामेंट द्वारा, इसलिए कि इंग्लिश के यूज को इनडेफिनाइटली आगे बढ़ाया जाता है। तो ये थे अपने 21 क्वेश्चन यूपी पीएससी के, और किस तरीके से जो है यूपीएससी में इनकी एक सिग्निफिकेंस निकलती है। रुकेंगे यहीं पे, लेट्स क्रैक इट।